अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। केमिकल काइनेटिक्स पे बेटा हमारा काम चल रहा है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी। ये चारों चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। देखो देखो बेटा, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं। ठीक है, अब ए का कोफिशिएंट ए है, बी का कोफिशिएंट बी है, सी का कोफिशिएंट सी है और डी का कोफिशिएंट बेटा डी है। इसका मतलब ए के ए मॉलिक्यूल्स बी के बी मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और सी के सी मॉलिक्यूल्स और डी के डी मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अब बेटा अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला बेटा हो जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। ठीक है, और अब एक चीज़ और से सुनना, जो कोफिशिएंट होते थे उसको हम लगा देते थे पावर में, लेकिन अब की बार मैं पावर में लगा रहा हूँ कुछ और, एक्स और वाई लगा रहा हूँ पावर में। क्यों लगा रहा हूँ उसका रीज़न आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। सही है, क्यों लगा रहा हूँ उसका रीज़न आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। R बराबर हो जाएगा के ए की पावर x और b की पावर y। अब बेटा ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ के नाम से भी जाना जाता है कभी कभी इसको। ठीक है, और ये जो बेटा इसमें कांस्टेंट आ रहा है के, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। और बेटा फॉर्मूले में जो रिएक्टेंट्स आए हैं इनकी पावर्स का सम कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जबकि इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी। सही है, मॉलिक्यूलरिटी तो नाम से ही समझ में आ रहा है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट या प्रेजेंट इन अ रिएक्शन। तो मैंने क्या कहा बेटा, ए के ए मॉलिक्यूल्स और बी के बी मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ए प्लस बी। जैसे मैं कहूँ ए की जगह 2 लिखा है, बी की जगह 3 लिखा है, तो मैं कहूँ ए के 2 मॉलिक्यूल्स और बी के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, आप बोलोगे 5। तो मॉलिक्यूलरिटी समझ में आ गई। जितने रिएक्टेंट्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम मॉलिक्यूलरिटी है, यानी उनको सम करने पे आपको क्या चीज़ पता लगेगी कि रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं ना रिएक्शन में, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। सही है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कह लो, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, जो कि आप डायरेक्ट इक्वेशन में देखो और ऐड करो, आपके पास आ जाएगा। बहुत आसान सी बात। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, जो आप फॉर्मूला लिखते हो उसमें जो रिएक्टेंट की पावर आप डाल रहे हो उनका सम ऑर्डर है। लेकिन एक चीज़ आप सोच रहे होगे, एक चीज़ में आप कंफ्यूज होगे कि सर जो कोफिशिएंट होते थे वही तो हम पावर में डालते थे, अब तक तो हम यही कर रहे थे ना, जो कोफिशिएंट है उनको हम पावर में ले जाते थे, तो इसका मतलब तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को बराबर होना चाहिए। होता भी है, तकरीबन कह लो 90% केसेस में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बराबर होते हैं, लेकिन 10% में बराबर नहीं भी होते। तो अब तक बेटा हम जितना भी काम करते आ रहे थे उसमें हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था, तो हम जो कोफिशिएंट होता था उसी को पावर में लगा देते थे। जैसे मिसाल के तौर पर भाई
आप सेकेंडरी केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो एटॉमिक और नेसेंट, आप बोलते हो भाई एटॉमिक हाइड्रोजन बोलो नेसेंट हाइड्रोजन बोलो, बात एक ही है। लेकिन जब आप पर्टिकुलर उनका डिफरेंस पढ़ लो तो आप बताते हो कि भाई एटॉमिक ये है नेसेंट ये है। इसी तरह फिजिक्स में आप पढ़ते हो, आप कहते हो भाई ईएमएफ बोलो वोल्टेज बोलो एक ही बात है। लेकिन एक टॉपिक ऐसा आता है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मेरे ख्याल में, उसमें आप कहते हो कि भाई एक्चुअल में ईएमएफ ये होता है और वोल्टेज ये होता है। समझ में आ रही है बात? तो बिल्कुल इसी तरह मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर आप तक बोलोगे भाई सेम है, बाकी किसी भी चैप्टर में आप पढ़ रहे होगे तो जो कोफिशिएंट है वही आप पावर में लगा तो आप बोलो सेम है, तकरीबन सेम भी होता है। लेकिन छोटा सा डिफरेंस होता है, बारीक सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे आप डिफरेंस ही पढ़ रहे हो तो इसलिए हम उसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैंने कहा बेटा कोफिशिएंट्स का सम मॉलिक्यूलरिटी है और पावर्स का सम ऑर्डर है, जो कि मैंने कहा अब तक के जितने भी टॉपिक्स हमने किए, अब तक जितना भी काम हमने किया, हम कहते थे कि दोनों सेम है, जो कोफिशिएंट है वही पावर है, तो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम है। लेकिन यहाँ पे हम उसका डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? कोफिशिएंट्स का सम मॉलिक्यूलरिटी, पावर्स का सम ऑर्डर। तो भाई जब पावर कोफिशिएंट को देख के नहीं डाली जा रही तो सवाल है कैसे डाली जा रही है? तो बेटा ये डाली जा रही है एक्सपेरिमेंटली। तो याद रखना बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली आता है, कभी भी आप डायरेक्ट उसकी इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते। एक्सपेरिमेंटली आता है या फिर आप यूं कह लो कि रिएक्शन के मैकेनिज्म को देख के आप बता सकते हो कि ऑर्डर क्या होगा, यानी उसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा बेसिकली, उसमें जितने रिएक्टेंट आ रहे होंगे उनके कोफिशिएंट को आप पावर में डाल दो तो वो आपका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक मैं तुम लोग को एक इसकी आसान सी अगर मैं मिसाल दूं, जैसे आप लोग सेकेंड ईयर में आपने पढ़ लिया होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ लिए होंगे अल्काइल हैलाइड के। उसमें आपने पढ़ा होगा भाई दो तरह के होते हैं, एक SN1 होते हैं और एक SN2 होते हैं। तो अगर मैं बात करूं SN1 की, तो उसका जब आप मैकेनिज्म लिखते हो बेटा, तो उसका मैकेनिज्म आप लोग कुछ इस तरीके से लिखते होगे कि आप सबसे पहले स्टेप में अल्काइल हैलाइड को आइंस में तोड़ते हो, उसके बाद आप इसका रिएक्शन कराते हो न्यूक्लियोफाइल से, तो न्यूक्लियोफाइल आके लग जाता है। सही है, कुछ ऐसा ही काम होता है। SN1 जिन लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ लिया अमूमन पढ़ ही लिया होगा, कुछ इस तरह का काम होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसकी मेन इक्वेशन लिखोगे तो उस इक्वेशन में तो आप यही करोगे ना कि अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराओगे तो X की जगह पे न्यूक्लियोफाइल लगा दोगे। लेकिन जब आप इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे तो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से दो स्टेप में होता था SN1। पहले स्टेप में पुराना न्यूक्लियोफाइल हटता है और दूसरे स्टेप पे नया न्यूक्लियोफाइल आके लगता है। अब ऊपर वाला रिएक्शन स्लो होता है, नीचे वाला फास्ट होता है, यानी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ऊपर वाला है। तो अगर आप ऊपर वाले स्टेप को देखो बेटा, एरो से पहले रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, और रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ और सिर्फ कौन है बेटा? अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो यानी जब मैं इसका रेट का फॉर्मूला लिखूंगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड आएगा। तो उसका मतलब ऑर्डर क्या बन जाएगा? एक ही जब मॉलिक्यूल आ रहा है 1 तो पावर में 1 जाएगा तो ऑर्डर आ गया 1। और आप पढ़ते भी हो SN1 फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, यूनी मॉलिक्यूलर होते हैं। तो थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? जब आप इसकी भी मेन इक्वेशन लिखोगे तो मेन इक्वेशन में तो आप ये लिखोगे ना बेटा, अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराओगे तो नया कंपाउंड बनेगा और हेलोजन अलग हो जाएगा। इक्वेशन को अगर आप देखो तो आप बोलोगे ऑर्डर तो इसका 2 बनना चाहिए, लेकिन SN2 का तो सेकंड ऑर्डर होता है, SN1 का सेकंड ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि जब आप इसका मैकेनिज्म लिखते हो तो आपको पता चलता है रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो पहला वाला है, तो उसके जो रिएक्टेंट है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में उसको इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि उसी के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है। तो वो फॉर्मूले में आएगा तो जो उसका कोफिशिएंट होगा वो पावर में जाएगा, तो आपको ऑर्डर पता चलेगा। समझे? तो अगर 2 रिएक्टेंट आ रहे हैं तो आप बाज़ाहिर आपको देखने से लगेगा कि ऑर्डर इसका 2 है, लेकिन ऑर्डर उसका 2 नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी तो उसकी 2 है। ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जब आप उसका मैकेनिज्म लिखोगे अगर वो 2 स्टेप में हो रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला वाला है और उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल आ रहा है,
तो उसका मतलब रेट सिर्फ और सिर्फ उस एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करी, तो ऑर्डर फर्स्ट हुआ। जबकि बाज़ाहिर जब आपने मेन इक्वेशन देखी तो रिएक्टेंट 2 थे, तो आपको लगेगा पावर 2 बनेगी, पावर का सम 2 बनेगा, ऑर्डर 2 होना चाहिए, मगर वो जो 2 है वो मॉलिक्यूलरिटी है। तो बात समझ में आ रही है कि ऑर्डर आपको पता चलता है रिएक्शन के मैकेनिज्म से, या फिर एक्सपेरिमेंटली कह लो। एक्सपेरिमेंटली कैसे? वैसे मान लो आपका रिएक्टेंट था ए, हमने इसको डबल किया, डबल करने पे पता चला कि रेट डबल हो रहा है, तो इसका मतलब जितना ए में चेंज लाए उतना रेट चेंज हुआ, तो इसका मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के, ए पे पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि जितना ए को चेंज कर रहे हैं उतना ही आर चेंज हो रहा है, तो एक्स की जगह आ जाएगा 1। तो एक्सपेरिमेंटली पता चला ये। इसी तरह बी को डबल किया तो हमने देखा रेट 4 टाइम्स बढ़ गया, यानी बी को डबल करने पे रेट डबल नहीं हो रहा, रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के स्क्वायर के, यानी जितना बी में चेंज कर रहा हूँ आर उसका स्क्वायर टाइम्स चेंज हो रहा है। बी को डबल कर रहा हूँ, रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है, बी को 3 कर रहा हूँ, रेट 9 टाइम्स बढ़ रहा है, बी को 4 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ, आर 16 टाइम्स बढ़ रहा है, बी को 5 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ, आर 25 टाइम्स बढ़ रहा है। तो जितना बी में चेंज ला रहा हूँ आर उसका स्क्वायर बढ़ रहा है, तो बी पे आ जाएगा स्क्वायर, तो वाई की जगह आ जाएगा 2, तो ऑर्डर बन जाएगा 1 + 2 3rd। तो एक्सपेरिमेंटली पता चला। तो कहने का मकसद है कि बेटा अब तक हम जितना भी काम करते आ रहे थे उसमें हम सिंपल कहते थे जो इक्वेशन गिवन है, या आगे भी जब हमें कुछ और चीज़ नहीं पता होगी तो जो इक्वेशन गिवन होगी उसी को हम इस्तेमाल करेंगे और उसी के कोफिशिएंट्स को पावर में लगा देंगे। मगर एक्चुअल में पावर कहाँ से आती है बेटा? एक्सपेरिमेंटल डेटा से या फिर रिएक्शन के मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म में जो रिडिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें जो रिएक्टेंट आ रहे हैं, जो उसका कोफिशिएंट है वो पावर में जाएगा। यानी आपसे बोले कि ऑर्डर और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी हमेशा सेम होगी, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो रिएक्टेंट है, जो उसका कोफिशिएंट है, मैंने कहा वही पावर में जाएगा, और उसी स्टेप की अगर आपसे मॉलिक्यूलरिटी बोले वही चीज़ तो पावर में जा रही है, तो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। वरना ओवरऑल रिएक्शन अगर आपको दिया है उसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर वेरी कर सकता है, क्योंकि ऑर्डर मेन इक्वेशन को देख के नहीं आता, स्लो स्टेप वाली इक्वेशन को देख के आता है। मैकेनिज्म से पता चलता है, मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होगा, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, उसमें जो रिएक्टेंट है, जो उसका कोफिशिएंट है, वो पावर में जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, या फिर यूं कह लो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से रिएक्शन है? हमें तो मेन इक्वेशन दी होगी, बोलेगा इसका ऑर्डर बताओ, तो हमें कैसे पता चलेगा बेटा कि किस में ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर है? तो इसके लिए या तो आपको हर रिएक्शन का मैकेनिज्म पता हो, या जो जो एक्सेप्शंस हमारे कोर्स में शामिल है बेटा उनको आप देख लो, उनको लॉजिक लगा के समझ लो, या उनका मैकेनिज्म देख लो, या उनको कह लो याद कर लो। मतलब ये वो एक्सेप्शंस है जो सिंध, पंजाब, फेडरल सारी बोर्ड को मिला के डाली है, तो उनको देख लेते हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी रिएक्शन आपको गिवन होगा तो उसमें फिर हम इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी भी एक्सेप्शन हमारे कोर्स में शामिल है जिनमें ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं होता, उनको हम देख लेंगे, उनको आप लोग याद कर लेना। उसके अलावा जितने भी रिएक्शन है उसमें फिर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या है? सेम है। अच्छा, ऑर्डर के बारे में एक बात बता दूं, ऑर्डर की बेटा मिनिमम वैल्यू 0 होती है, सही है? ऑर्डर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3rd होती है, और फ्रैक्शन में भी ऑर्डर हो सकता है। अच्छा, नेगेटिव में भी जा सकता है, मगर हमारे कोर्स के हिसाब से जितने भी अमूमन एग्जाम्पल्स या रिएक्शन हमारे पास हैं उसमें मिनिमम वैल्यू 0 ही आती है। ठीक है, तो मैं 0 से 3rd इसको बोल रहा हूँ। तो अगर एमसीक्यूज वगैरह में आपसे बोले कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो 3rd। ठीक है, अब चलते हैं एक्सेप्शंस पे। सबसे पहले तो आपका हाइड्रोजन का रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ, 2HCl बनता है। अब ये रिएक्शन बेटा आपने देखा होगा HNu यानी सनलाइट की मौजूदगी में होता है। ठीक है, इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन बेटा आपका सनलाइट की मौजूदगी में होता है। HNu सनलाइट का सिंबल होता है। अब
इस रिएक्शन की बेटा अगर मैं आपसे बात करूं, इस रिएक्शन की बेटा अगर मैं आपसे बात करूं, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वेशन में कोफिशिएंट्स का सम, तो 1 और 1 2। लेकिन अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं बेटा, तो इसका जो ऑर्डर है वो 0 होता है, 0 ऑर्डर होता है। क्यों? जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो रिएक्टेंट की पावर आएगी 0, तो 0 ऑर्डर हो गया। क्यों आएगी 0? देखो लॉजिकली भी बात आपको समझ में आ रही है। ये रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में हो रहा है, लाइट होगी रिएक्शन होगा, लाइट नहीं होगी रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब इस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो रिएक्टेंट की पावर 0 आ जाएगी। इसका मतलब 0 ऑर्डर हो गया। तो थोड़ी थोड़ी सी बात आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है, समझने की कोशिश करो। मुश्किल चीज़ें ये अक्सर दिमाग में नहीं बैठ रही होती, लग रहा होगा पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना। इक्वेशन में आपने देखा 2 रिएक्टेंट है, सही है। इक्वेशन में आपने देखा 2 रिएक्टेंट है और 2 रिएक्टेंट है और उनका कोफिशिएंट 1 है, तो ऐड करने पे आंसर आएगा 2, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। अब मैंने कहा मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर अमूमन बराबर होते हैं, जिनमें बराबर नहीं होते वो एक्सेप्शंस मैं बता रहा हूँ। एक तो इस इक्वेशन में बराबर नहीं होते, इसमें 0 ऑर्डर होता है। क्यों होता है? लॉजिकली बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट की मौजूदगी में होगा, लाइट होगी तो रिएक्शन होगा, लाइट नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। यानी इस रिएक्शन का रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो सिर्फ यही नहीं, कोई भी अगर आपको सवाल में फोटोकेमिकल रिएक्शन दे दे, यानी एरो पे लिख दे सनलाइट, या आपको पता होगा भाई ये लाइट की मौजूदगी में होता है, आपसे बोले इसका ऑर्डर क्या है, तो 0 ऑर्डर। यानी जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो गए, लाइट की मौजूदगी में होने वाले रिएक्शंस हो गए, उनका ऑर्डर हो गया 0। तो एक तो ये आपकी हो गई एक्सेप्शन। इसी तरह दूसरी, एस्टर की हाइड्रोलिसिस आप पार्ट 1 में भी पढ़ते हो, केसी के न्यूमेरिकल में बड़ा मशहूर मारूफ रिएक्शन होता है, और सेकेंड ईयर में भी आप लोगों ने कराई होगी। तो एसेटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनता है। अब इस रिएक्शन की भी अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें बेटा, तो 2 रिएक्टेंट्स हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2, और ऑर्डर इसका बेटा, क्योंकि बेटा यहां पे जो हमने वाटर को लिया है वो सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट आपको पता बेटा एक्सेस में लिया जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में लिया जाएगा। तो खुद सोचो, अगर रिएक्शन के दौरान इसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज भी आ रहा है तो उससे कोई ख़ास फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, सही है। तो जितने भी हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शन होंगे जिसमें आप किसी भी चीज़ को पानी में डाल रहे हो, तो वहाँ पानी को बेटा एक्सेस में लोगे तो उसकी कंसंट्रेशन का रिएक्शन की रेट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो दूसरा रिएक्टेंट है उस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो क्योंकि सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, उस पर नहीं कर रहा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा ये आपका। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब सिर्फ एस्टर की हाइड्रोलिसिस नहीं, किसी भी सब्सटेंस की हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हो तो वो बेटा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पानी को हम एक्सेस में लेंगे, तो पानी की कंसंट्रेशन पे बेटा रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो दूसरा रिएक्टेंट है उसी पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर नहीं बेटा, इसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, खाली फर्स्ट ऑर्डर नहीं, इसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं बेटा। सूडो का मतलब समझते हो? फॉल्स, मतलब देखने में लग रहा है 2 रिएक्टेंट है, सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, मगर फर्स्ट ऑर्डर है। देखने में लग रहा है सेकंड है मगर फर्स्ट है,
तो ऐसे रिएक्शन बेटा जिसमें आपके रिएक्शन का रेट किसी एक कंसंट्रेशन पे किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना कर रहा हो, तो ऐसे ऑर्डर को हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। दो रिएक्टेंट थे मगर वाटर की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। और कौन सा फर्स्ट ऑर्डर हो गया बेटा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। सूडो का मतलब फॉल्स, झूठा, देखने से लग रहा है सेकंड ऑर्डर है मगर फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको दे और ऑप्शन में फर्स्ट ऑर्डर भी हो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी हो, तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ, अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर ना हो तो फर्स्ट ऑर्डर पे टिक कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों हो तो ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा? सूडो बोलना। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शंस हो गई जो कि आपको समझ में भी आ रही हैं कैसा क्यों होता है। इसके अलावा मज़ीद कुछ एक्सेप्शंस मैं बता देता हूँ। ये रिएक्शन बेटा, इसको अगर आप देखो तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, वो तो देखने से पता चल रहा है, उसको मैं बार बार नहीं लिख रहा। ऑर्डर इसका फर्स्ट होता है, सही है। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए होता है जब आप इसका मैकेनिज्म देखोगे, मैंने कहा मैकेनिज्म आप हर रिएक्शन का देखने की ज़रूरत नहीं है, किस किस का याद रखोगे, फिर भी अगर देखना चाह रहे हो तो लिख के देखना। वैसे हमारे कोर्स में भी इसका रिएक्शन नहीं है, आप लिख के देखना मैकेनिज्म ऑफ N2O5, मैकेनिज्म ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो उसमें आप देखोगे कि रिएक्शन डिफरेंट स्टेप्स में होता है, 3 स्टेप्स में होता है। तो उसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना, स्लो स्टेप जो होता है, उसमें N2O5 का एक मॉलिक्यूल आ रहा होता है। तो इस वजह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सही है। ये एग्जाम्पल में हमारे कोर्स में शामिल है, मगर इसका मैंने कहा किसी भी बुक में इसका मैकेनिज्म शामिल नहीं है, फिर भी आप अपने समझने के लिए देखना चाहो तो देख लेना, या डायरेक्ट याद कर लो कि भाई N2O5 की जो डिकम्पोजिशन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर होती है। इसी तरह बेटा हम एसिटाल्डिहाइड यानी इथेनॉल को जब तोड़ते हैं मीथेन में और कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो मॉलिक्यूलरिटी तो बेटा इसकी फर्स्ट है मगर इसका ऑर्डर जो है वो सेकंड होता है, सही है। जब आप इसका मैकेनिज्म देखते हो तो इसमें 2 मॉलिक्यूल इसके लेते हैं, वो टूटते हैं। ठीक है, या ये सवाल आप में से जो सिन बोर्ड वाले हैं, पास्ट पेपर का ये सवाल है, ये इक्वेशन बुक में मेंशन की गई है और इसका पूरा एक सवाल भी आया था, मेरे ख्याल से 2003 इंजीनियरिंग में आया था शायद। तो जिनके पास पास्ट पेपर मौजूद है उसमें देख भी सकते हैं। यही रिएक्शन दिया हुआ था और आगे वर्डिंग में लिखा था कि ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन वाज फाउंड टू बी सेकंड, यानी ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। उसने बताया क्योंकि इक्वेशन ऐसी है तो इस इक्वेशन को देख के आप फॉर्मूला बनाओगे तो आप 1 लिख दोगे, तो इसलिए उन्होंने सवाल में मेंशन किया था कि नहीं भाई इसका ऑर्डर सेकंड है। इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, नहीं पावर आप 2 लाजमी लगाओगे। ठीक है, तो जो एक्सेप्शंस है वो बेटा मैं बताता जा रहा हूँ तमाम बोर्ड की मिला के, तो इसको कर लो तो इनफ है। इसी तरह क्लोरोफॉर्म का क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो CCl4 बनता है और HCl बनता है। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है बेटा, इसका फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। ऑर्डर कितना बन गया बेटा? 1.5, तो 1.5 या 3/2। तो मैंने कहा ना ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो ये फ्रैक्शन ऑर्डर की एग्जाम्पल आ गई। अच्छा, क्यों इसका? तो ये भी बेटा अगर आप इसको भी देखो लॉजिकली भी आपको समझ में आता है। सेकेंड ईयर में आप इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हो, उसमें क्या होता है कि Cl2 CHCl3 या CH4 से रिएक्शन नहीं करता, इसका रेडिकल जो है वो उससे अटैक करता है। समझ, मतलब Cl अटैक करता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको यूं बोलूं कि भाई बेसिकली Cl2 अटैक नहीं करता, Cl2 टूटता है ऐसे, और ये चीज इस पर अटैक करती है ना, Cl का जो रेडिकल है वो उस पर अटैक करता है, तो 1/2 है वो पावर में चला जाएगा।
क्योंकि Cl2 जब आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो Cl2 का रिएक्शन थोड़ी होगा CH Cl3 के साथ, रेडिकल का रिएक्शन होगा ना। तो रेडिकल को आप कैसे लिखोगे, हाफ Cl, क्योंकि बैलेंस करना है, Cl उधर 2 है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह एक आखिरी रिएक्शन, इस पे भी अगर आप देखो बेटा तो मॉलिक्यूलरिटी 8 है, लेकिन ऑर्डर 8 तक जाता है, नहीं जाता, ऑर्डर तो आपका 30 होता है। तो जब आप इसका फॉर्मूला लिखते हो ना तो ये कुछ इस तरह बनता है, क्योंकि इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अच्छा इसका मैकेनिज्म आपका लिखा हुआ भी है पंजाब बोर्ड की बुक में, तो आप उसको देख भी सकते हो। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में FeCl3 का 1 मॉलिक्यूल होता है और पोटेशियम आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो FeCl3 की पावर 1 आती है और पोटेशियम आयोडाइड की पावर 2 आती है, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 3rd। तो बेटा ये कुछ 6 एग्जाम्पल्स हैं तमाम बोर्ड की मिला के, इसको आप देख लो। इनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बराबर नहीं होता, यानी इनमें कोफिशिएंट्स का सम पावर के सम के बराबर नहीं होता। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन आएगा तो उसमें फिर आप इक्वेशन को देखो जस्ट। ठीक है, तो ये बेटा हमने रिएक्शन दिया हुआ है, उसका जो आप फॉर्मूला बना रहे हो दैट इज कॉल्ड, फॉर्मूला इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ, सही है, रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ। और इसमें जो कांस्टेंट आए के, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। फॉर्मूले में जो पावर्स का सम है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, और इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स का सम है वो मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों को बेटा हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में डिस्कस किया। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।